ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का। कौन सी ट्रेड के लिए? तो सेकेंड ईयर के लिए फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, यहाँ पे ट्रेड का नाम लिखा हुआ है। इन सभी ट्रेडों में ये चीज़ कॉमन है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो जो यहाँ पे ट्रेड लिखा हुआ है इन सभी ट्रेडों के लिए यह वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। और आप जानते हैं कि जैसे ही हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ लोग पूछने लगेंगे सर इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए वेबसाइट है हमारी, डाउनलोड पीडीएफ लिखा हुआ है globaliti.org, ठीक है। और थोड़ा सा कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए हमें globaliti.org पे जाना है, जो वेबसाइट लिखी हुई www.globaliti.org, इस पर आपको विजिट करना है। वहाँ से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। पहले के भी जो चैप्टर्स कराए गए उनके भी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। आपको जब globaliti.org ओपन करेंगे तो इस टाइप से आपके फ़ोन में खुलेगा ऐसा पेज, आधा ही देखिएगा, इधर का जो हिस्सा है इस टाइप से पेज खुलेगा। और आप देखेंगे आप मोबाइल में आपके राइट साइड में कॉर्नर में डॉट बना होगा, 3 डॉट, ठीक है। इस जो 3 डॉट है इस पर क्लिक कर लेना है। जब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस टाइप से पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कोर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोर्स। तो कोर्स में जो एरो का निशान है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जो उस निशान पे आप क्लिक करोगे तो आपके आगे नेक्स्ट पेज खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज इस टाइप से खुलेगा। जब आप वहाँ एरो पे क्लिक करोगे तो ऐसे सभी कोर्स जो भी हैं वो दिखने लगेंगे। कोर्स के अंदर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, एम्प्लॉयबिलिटी, कोपा, जो भी आपको चाहिए आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, नीचे लिखा होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, नीचे को स्लाइड कर लेना है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ आपका फिटर सेकेंड ईयर, इसके नीचे फिटर फर्स्ट ईयर भी है, ठीक है। तो आपको फिटर सेकेंड ईयर चाहिए तो आपको फिटर सेकेंड ईयर पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लिखा ना वर्कशॉप कैलकुलेशन फिटर सेकेंड ईयर, इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस टाइप से खुलेगा, ठीक है। ऊपर होगा आपका ओवरव्यू वगैरह, ओवरव्यू, तो इसमें ऐसे आपको खुल जाएगा। आप नीचे स्लाइड करोगे तो नीचे करेंगे तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ आप पीडीएफ स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे बना हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा। आपको वीडियो जो अपलोड होने के बाद ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप जब वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बाकी पीछे के भी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी अगर आप पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो इस टाइप से चैनल दिखाई देगा, यहाँ क्लिक कर लेना है। ग्लोबल आईटीआई पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। तो वहाँ ऊपर ऑप्शन होता है होम वीडियोज, इसके बगल में होता है प्लेलिस्ट। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐसे खुल जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन फिटर सेकेंड ईयर लाइव क्लासेज। इस पर क्लिक करेंगे तो इसके पहले की जो क्लासेज हमने करा रखी है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो आज हमारा तीसरा पार्ट है, इसके पहले के 2 पार्ट आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है। और एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी लोग ड्राइंग के लिए परेशान थे और ड्राइंग मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ड्राइंग में इस बार कुछ नया नहीं है। जो आपके फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर का 80% सिलेबस सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आपको पुरानी ही चीज़ों की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसको प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए ड्राइंग की क्लासेज नहीं चल रहे हैं। बाकी फ्री हैंड स्केचिंग है तो मैंने आपको एक वीडियो जो बना करके वो भी दिखा दिया था कि कौन कौन से आने, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे ड्राइंग का आपको वीडियोज मिल जाएगा फिटर सेकेंड ईयर का, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। फिटर सेकेंड ईयर ड्राइंग लिखा हुआ मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में। इस वीडियोज को देख लेना, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। बस इसको देख लीजिए, आपका पूरा काम बन जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहिए निरंतर। पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। चित्र में दर्शाए गए अनियमित सतह एच आकार का एरिया क्या होता है? एक सरफेस आपको यहाँ पे दिखाई गई है और इसका एरिया पूछ रहा है। तो इस फिगर को थोड़ा हम लोग अलग तरीके से बना लेंगे, यहाँ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। कैसी आकृति है? एच टाइप की है। कैसी आकृति है? एच टाइप की है, ठीक है। नीचे का भी है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। बस पहले हम उस आकृति को बना लेते हैं। यह आकृति है, नीचे इस टाइप से, ऊपर उस टाइप से। इस आकृति का हमें क्षेत्रफल निकालना चाहिए। अनियमित सरफेस हो गई, एक अलग ही आकृति, इसका कोई क्षेत्रफल ऐसा तो होता नहीं कि नहीं यह आकृति के लिए फार्मूला होता है। तो इसको हमें बड़ा संभल के निकालना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं। इस टाइप की आकृति, ऊपर चौड़ा है नीचे पतला है और ऐसी आकृति बन रही है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। हम डायमेंशन लिख लेते हैं, कितना दिया हो। टोटल लंबाई जो है इसकी 30 है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो टोटल लंबाई है वह 30 है, ठीक है।
और क्या दे रखा है, ये जो बीच का स्लॉट है यह दे रखा है हमें 5 दे रखा है, कितना दे रखा है, या 5 दे रखा है, 5 mm है। और बाकी नीचे का देखें तो टोटल चौड़ाई दे रखी है, टोटल जो इसकी विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, ये जो टोटल विड्थ है हमारी कितनी है, तो यह दे रखी है 20, और इन दोनों का बीच का कितना है, तो ये दे रखा है हमें 10 दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। चलिए ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है, हाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है यह कितनी है, तो यह 12.5 है, कितना है, 12.5 है। और यहाँ तक की भी हाइट दे रखी है कि यहाँ तक कितना होगा, तो यहाँ तक जो हाइट होगी वह दे रखी है हमें 20। बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा, बस देखते रहिए। इतनी चीज़ें हमें दे रखी है फिगर में। अब अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ तक जो ये आकृति बन रही है, दिख रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले का और इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जितना यह एरिया होगा इसका, उतना ही एरिया ये होगी, दोनों सेम होगी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसकी ये जो चौड़ाई अगर हमें पता चल जाए, यह चौड़ाई और इसकी यह लंबाई, ये 2 चीज़ें हमें चाहिए होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा इस एरिया का। यह मान लेते हैं हमारा भाग 1 है, यह भाग 2 है, वैसे ही मान लेते हैं। फिर इसका निकालेंगे हम लोग लास्ट में, एक एरिया और एक एरिया। तो यह मान लेंगे यह भाग 3 होगा, यह भाग 4 होगा, और एक यह बीच में एक ही आकृति बनेगी भाग 5। तो अगर इन पांचों का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ दें तो हमें टोटल क्षेत्रफल पता चल जाएगा इस आकृति का, इस वाले हिस्से का। यह एक एरिया हो गई, एक एरिया यह हो गया। इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लें, भाग 1 भाग 2, फिर भाग 3 का, भाग 4 का और भाग 5 का, तो टोटल एरिया हमें पता चल जाएगा। तो इन पांचों का अलग अलग आकृति निकाल के इन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाएगा इस आकृति का क्षेत्रफल क्या था। तो पहले इसका पता करते हैं कि इतना का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यह कितना होगा, तो देखिए टोटल कितना 10 है, टोटल चौड़ाई 20 थी, बीच वाला 10 है, तो दोनों साइड कितना बचेगा, 5 इधर बचेगा और 5 इधर बचेगा। आसान है ना, टोटल 20 था, बीच में 10 हमने ले लिया, तो दोनों साइड कितना बचेगा, 5 इधर 5 उधर, आधा आधा बच जाएगा। तो टोटल 5 10 5 15 5 20 20 हो जा रहा है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी, तो हाइट दे रखी थी 12.5, हाइट कितनी है 12.5। तो भाग 1 का जो क्षेत्रफल होगा भाग 2 का भी वही होगा, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो लिखते हैं भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होती है, क्योंकि एक आयत टाइप का बन रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि एक आयत हो गया ना। तो लंबाई क्या है, कुछ भी मान लीजिए लंबाई है, चौड़ाई कुछ भी मान सकते हैं, 12.5 × 5, यही है 12.5 × 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 5 = 25, 2 आएगा हासिल, 5 × 2 = 10, 2 = 12 और 1 बचा, 5 के 5 1 62.5, कितना आ गया 62.5 आ गया। यह भाग 1 का क्षेत्रफल। तो जितना भाग 1 का है उतना ही भाग 2 का होगा। तो दोनों का निकालने के लिए क्या करूं मैं, भाग 1 का क्षेत्रफल हो गया, भाग 2 का क्षेत्रफल कितना होगा, भाग 2 का क्षेत्रफल, तो भाग 2 भी सेम इतना ही है, तो दोनों का सेम ही होगा, तो इसका मतलब इसका भी 62.5 होगा। भाग 1 का क्षेत्रफल भी 62.5 और भाग 2 का भी इसका, और ये होगा हमारा भाग 1 का क्षेत्रफल, यह भी सेम उतना ही होगा, दोनों सेम एरिया है। चलिए इसका निकल गया। ऊपर वाले का देख लेते हैं, भाग 3 और भाग 4, यह दोनों भी बराबर है, तो एक का क्षेत्रफल निकाल ले, दूसरे का भी पता चल जाएगा। चलिए भाग 3 का निकालते हैं। भाग 3 का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसमें भी देखते हैं इसकी ये ऊंचाई कितनी होगी, तो हम निकाल सकते हैं। चूंकि टोटल 30 है, टोटल हमें 30 दे रखा है, और यहां से यहां तक हमें 20 दे रखा है, दे रखा है ना, इस साइड यहां से यहां तक कितना है 20 है, और टोटल ऊंचाई इसकी कितनी है 30 है। तो अगर ये यहां से यहां 20 है तो यह कितना बच गया, 10 बच गया। इसका मतलब यहां से यहां तक इसकी जो हाइट आई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। चौड़ाई कितनी होगी, तो टोटल 20 था, बीच में 5 है, 20 में से 5 निकल गया तो कितना बचा 15, तो 15 का आधा इधर आधा इधर, 15 का आधा कितना होगा 7.5। तो मान लेंगे यह यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7.5 होगा, और वैसे ही यहाँ से यहाँ 7.5 होगा। तभी ना 7.5 7.5 15 5 20, टोटल 20 हो जा रहा है। ठीक है, तो भाग 3 का क्षेत्रफल वही फार्मूला लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी मान लेते हैं
10, चौड़ाई कितनी है 7.5 है, तो हो जाएगा आपका भाग 3 का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, 10 का 7.5 में गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा। जितना भाग 3 का क्षेत्रफल आएगा उतना ही 4 का भी आएगा, क्योंकि दोनों सेम एरिया है। तो भाग 3 का क्षेत्रफल इसके नीचे लिख लेते हैं भाग 4 का क्षेत्रफल, तो ये भी सेम वही आएगा, तो हो जाएगा हमारा 75। लास्ट रह गया हमारा जो भाग 5 बचा, हमने इसका भी निकाल लिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब इस वाले एरिया का क्षेत्रफल निकल जाए तो काम बन जाए। तो 5वां भाग है तो लिख लेंगे भाग 5 का क्षेत्रफल। बाद में आप सॉल्व करोगे, जल्दी सॉल्व कर लोगे, मैं समझाने के लिए आराम से बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो 5 का क्षेत्रफल, तो इसकी भी मुझे टोटल ये जो लंबाई पता चल जाए और चौड़ाई पता चल जाए। तो लंबाई तो पता, ये टोटल कितना 20 दे रखा है, तो यह भी 20 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यह 20 होगा। अब इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, इस चीज़ हमें निकालनी है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक 20 दे रखा है, इतना 12.5 देख रहा है, तो ये कितना बचेगा। तो अगर 20 में से 12.5 घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई पता चल जाएगी। 20 में से 12.5 घटा देंगे तो इसकी चौड़ाई पता चल जाएगी। 20 में से 12.5 जाएगा तो कितना होगा, 13, 7, 20, 7.5 बचेगा। घटा के देख लेना आप, या 7.5 हो जाएगा और या 20 हो जाएगा। तो भाग 5 का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 20, और चौड़ाई मान लेते हैं 7.5, किसी को भी कुछ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 7.5 इंटू 20, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब इसका 20 का 7.5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका, एक अंक से दशमलव चला जाएगा इधर, 75 दूना 150, 150 आ जाएगा। तो यह हो गया हमारा भाग 5 का क्षेत्रफल, भाग 5 का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमें सबका पता चल गया, 1, 2, 3, 4, 5, पांचों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचों का। इन्हें आपस में हम जोड़ दे तो हमें पूरे एच आकृति का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। तो कितना कितना है हमारे पास, लिख लेते हैं सबको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भाग 1 का 62.5, भाग 2 का 62.5, भाग 3 का 75, भाग 4 का 75, और लास्ट में है भाग 5 का 150। अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो देखिए 62, 62 है, 62.5 है, 60, 60, 120, 125 हो जाएगा, प्लस 75, 75, 150 हो जाएगा, प्लस लास्ट में 150 है। फिर जोड़ लेते हैं, 1.5, 300 और 125 जोड़ेंगे तो 425, ठीक है। कितना आएगा 425, क्योंकि जो सारी चीजें हमें दे रखी हो किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो जो भी क्षेत्रफल आएगा हमारा सब सेमी स्क्वायर में आएगा, सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, और ये भी सेमी स्क्वायर। तो यह भी हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन ए आपका सही है, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप अनियमित सतहों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप से दे रखा है, एक अनियमित सतह में एक अनियमित सरफेस, इरेगुलर सरफेस दे रखी है और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी मैं इसी पे ड्रॉ कर देता हूँ, अलग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह एक त्रिभुज बना रखा है इसने, ठीक है, इस टाइप से। सबका नाम दे रखा है, ए बी, ए ई है, ए एफ है, या सी है, या डी है। इस टाइप की आकृति बनी हुई है। डायमेंशन भी दे रखा है, इसकी डायमेंशन 45 है, इसकी कितनी है 30 है, ठीक है। ये 45 कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है, ये 45 है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, तो ये 30 है, ठीक है, ये 45 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितने है, तो यह बेस जो 25 का है, ठीक है।
यह हाइट दे रखी है कि इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक यह 30 है। कितनी है? यह यहाँ से यहाँ इस वाले त्रिभुज की हाइट 30 है। अब मैं क्या करूँ, यह तो एक त्रिभुज बन गया, इसका क्षेत्रफल आप निकाल लोगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसकी भी हाइट दे रखी है, कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। इस वाले का भी लास्ट वाला जो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है तो इसका भी क्षेत्रफल आराम से निकालेंगे, लेकिन बीच वाली जो है ये आकृति अलग टाइप की है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, ऐसे एक सीधी लाइन खींचेंगे। जब एक सीधी लाइन खींच देंगे तो यह बी है, ई है, डी है, इसका कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए क्या हमारा जी है, यह पॉइंट हमारा जी बन जाएगा। तो देख रहे हैं जो ये है बी ई डी जी, यह एक आयत बन गया और ऊपर एक जी सी डी त्रिभुज बन गया। तो बीच वाले में दो चीजें बनेगा, एक आयत बनेगा, एक छोटा सा त्रिभुज बनेगा, और साइड साइड में त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी का और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकाल ले, प्लस आयत बी ई डी जी और त्रिभुज सी जी डी। इन 1 2 3 4 आकृतियां बन रही है, 1 2 3 त्रिभुज है, एक आयत है। इन सभी का क्षेत्रफल निकाल करके आपस में जोड़ दे तो हमें पूरा का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है क्षेत्रफल। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/2 आधार का मान दे रखा हमें 45 इंटू ऊंचाई कितनी है? 35। ये चीज़ें है हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 गुणे 35, 45 गुणे 35 हो जाएगा ये हमारा 1575। 1575 और बटे 2 है, 1/2 कहिए या बटे 2 कहिए, भाग दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे 2 से, 787.5 आएगा, 787.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, त्रिभुज एबीसी का। अब निकाल लेते हैं इस वाले, पहले लास्ट वाले त्रिभुज का निकाल लेता हूं, डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, समझ में आ रहा है ना? डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर सेम फार्मूला, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार का वैल्यू कितना है इस वाले में? तो देख रहे 25 दे रखा है, तो 25 इंटू ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई यहाँ पे 30 दे रखा है कि ई से डी तक की ऊंचाई टोटल 30 है, तो 30 रख लेंगे, 2 से कट जाएगा, 15 दूना 30, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 गुणे 25 का, 15 × 5 = 75, 7 आएगा, 15 दूना 30, 7 37, 15 × 5 = 75, 7 और 15 दूना 30, 7 37, इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब बचा बीच वाला भाग, तो बीच वाले भाग में एक बन रहा है बी ई डी जी, एक आयत बन रहा है और ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, दोनों का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। पहले निकालते हैं आयत का, बी ई डी जी, आयत बी ई डी जी का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लीजिए यह लंबाई जो है इसकी, थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो गया, मैं फिर से कर देता हूं। ठीक है, आयत बी डी जी का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों सेम है, 30 है 30 है, तो यह आयत नहीं, आप कह सकते हो यह आयत नहीं है, यह क्या है? यह वर्ग है। यह क्या है? वर्ग है, क्योंकि देखिए इसकी जो लंबाई हो रही है 30 और चौड़ाई भी 30, मतलब दोनों भुजा बराबर है। तो ये 30 तो यह भी 30, अगर यह 30 तो यहाँ से यहाँ तक यह भी 30 होगा और यह भी 30 होगा, चारों भुजा बराबर है, तो यह आयत नहीं वर्ग होगा। ठीक है, तो फार्मूला आप कोई भी लगाएं, चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई वाला लगाएं, चाहे आप वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर लगाएं, दोनों से सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला लगा लीजिए, चाहे भुजा स्क्वायर कर लीजिए, दोनों से आपका क्या होगा? आंसर सेम आएगा।
तो जैसे आप भुजा स्क्वायर कीजिए तो 30 का स्क्वायर होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 30 गुणे 30 होगा, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 × 30 बराबर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके ऊपर जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है CGD का। तो इस त्रिभुज का इस बेस का क्या होगा लंबाई, तो चूंकि ये नीचे वाला 30 है तो यह भी 30 ही होगा, दोनों सेम होगा ना, ये यहाँ से यहाँ 30 है तो यह भी क्या होगा, इसका भी बेस 30 होगा। त्रिभुज का आधार पता चल गया। अब ऊंचाई चाहिए, GC की लंबाई हमें चाहिए, तो यह कितना होगा, तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस में कि यह यहाँ से यहाँ 30 था तो इसका भी यहाँ से यहाँ क्या होगा 30 ही होगा। तो जब यहाँ से यहाँ 30 है और इस वाले त्रिभुज का टोटल 35 दे रखा था, B से C तक की लंबाई 35 थी और B से G तक की ऊंचाई जो क्या है 30 है, B से C तक की ऊंचाई 35 और B से G तक की ऊंचाई 30, तो यह कितना बचेगा, तो 35 में 30 गया, ये जो GC की लंबाई है यह 5 आ जाएगी। तो यह GC की ऊंचाई जो है 5 आ गई और GD जो इसका बेस है वह 30 आ गया। तो यहाँ निकाल लेते हैं त्रिभुज CGD का क्षेत्रफल, CGD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार कितना है तो 30 है इंटू ऊंचाई कितनी है 5 निकाला था हमने, 2 से होगा 15 दूना 30, 15 × 5 = 75 सेमी स्क्वायर। ये इतनी चीज़ें आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था इस अनियमित सतह का क्षेत्रफल। तो 1 2 3 4 जो हमने चारों चीज़ें निकाली है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों का जो क्षेत्रफल है इन्हें आपस में जोड़ देंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा। चलिए चारों को जोड़ लेते हैं। यह तो 0.5 है तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 5, ये 0 है, 5 × 5 = 10, 7 × 17, 17 को 7 1 हासिल आएगा। फिर दूसरे अंक पे चलते हैं 7, ये 0 है, 7 × 7 = 14, 14 8, तो 14 × 6 = 20, 2 22 और 1 हासिल था तो 23। अब 2 हासिल बचा। अब लास्ट वाला इसमें कोई पॉइंट है नहीं, इसमें तीसरे अंक देखते हैं 9 3 12, 12 7 12 7 19 और 2 हासिल था 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जब सभी क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान दे करके, ये बहुत ही आसान होता है अनियमित सतह का क्षेत्रफल निकालना। बस देख लीजिए कि कौन कौन सा भाग में क्या क्या बन रहा है और उनका क्षेत्रफल निकाल करके आपस में ऐड कर दीजिए। जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो शेयर कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें टाइम मिल रहा होगा, इस गैप में ना आपका टाइम भी नुकसान नहीं होगा। जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तो आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आप लोग वीडियो शेयर करना कम कर दिए। फटाफट से शेयर कीजिए, तब तक मैं इरेज करके खाली हो जाऊँगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बियरिंग बुश की लंबाई 70 mm है, आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 30 और 50 mm है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। क्या कह रहा है, एक बियरिंग बुश जब भी होगा वो बेलनाकार आकृति का होगा। बियरिंग बुश कैसा होता है, बेलनाकार आकृति का होता है। फिगर बना लेते हैं, यह है हमारा क्या बियरिंग बुश है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए बेलनाकार आकृति का है और इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है 70 mm है, इसकी जो लेंथ है या कह लीजिए जो लंबाई या कह लीजिए जो ऊंचाई है वह 70 mm है, ये बोल रखा है। दूसरा कह रहा है कि आंतरिक और बाह्य व्यास क्रमशः 30 और 50 है, मतलब इसमें 2 व्यास बन रहे हैं, मतलब इसकी जो मोटाई होगी, थिकनेस होगी, अंदर आंतरिक व्यास, बाहर वाला नापेंगे तो बाह्य व्यास। तो यह थिकनेस के लिए मान लीजिए ऐसे मैं बना देता हूँ एक और सर्कल, ठीक है, तब यह क्लियर होगा। अंदर का डायमीटर जब मापेंगे तो यह क्या कहलाएगा, आंतरिक व्यास कहलाएगा। जब बाहर वाला मापेंगे तो यह कहलाएगा बाह्य व्यास। तो बाह्य व्यास कितना है, तो ज़्यादा वाला है 50 और आंतरिक व्यास कितना है, तो आंतरिक व्यास 30 दे रखा है।
आंतरिक 30 है और बाह्य वाला 50 है, ये चीज़ हमें दे रखी है। कह रहा है वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वक्राकार जो मुड़ा हुआ भाग होता है, जो मुड़ा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, सेम यहाँ पे भी वही फार्मूला लग जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई RH। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला का आपको ध्यान रखना है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। आयतन पूछता तो पाई R²H। आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी आयतन का फार्मूला होता है पाई R²H और वक्र पृष्ठ के लिए 2 पाई RH। अब हम इस पे निकाल लेंगे। हमें दे रखा है 2 इंटू, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब बाहरी वाला हिस्सा होता है वक्र पृष्ठ। तो जब बाहरी वाला हिस्सा ले रहे हैं तो व्यास भी कौन सा लेंगे, बाहरी वाला लेंगे। ठीक है, व्यास भी कौन सा लेंगे, बाहरी वाला लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि R ले रखा है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। R की वैल्यू क्या होगी, तो व्यास दे रखा है 50, व्यास क्या दे रखा है 50 दे रखा है, और हमें पता है त्रिज्या बराबर होता है D/2, मतलब व्यास का आधा, तो 50/2 बराबर 25। तो त्रिज्या निकल जाएगी क्या, R = 25 यहाँ रख लेंगे, इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखा है 70, तो यहाँ 70 लिख लेते हैं। अब इसको सही कर लेते हैं, 7 10 में 70, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 है, 2 है, 25 दूना 50 इंटू 22 इंटू 10, फिर गुणा कर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, एक हासिल बचा, 5 दूना 10 1 11 और एक 0 तो 0, 1100 गुणे 10। यहाँ से इधर लिख लेता हूँ मैं, 1100 दाह में 11,000 mm²। क्या आ गया हमारा, mm² आ गया। आंसर देख रहे हैं सब सेंटीमीटर में दिया हुआ, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर कहिए एक ही बात है। तो सभी आंसर सेंटीमीटर में है और मेरा आया mm में, तो हम mm को बदलेंगे सेंटीमीटर में। तो हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर में 10 mm, लेकिन मुझे mm की जगह सेंटीमीटर लिखना है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुणा है तो इधर भाग, मतलब 1/10 सेंटीमीटर। तो मुझे mm की जगह सेंटीमीटर लिखने के लिए 1/10 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। तो वही काम करता हूँ यहाँ पे, 11,000, ठीक है, इंटू mm² है, mm² ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो mm की जगह मुझे सेंटीमीटर लिखना है, तो मैं लिखूंगा 1/10 सेंटीमीटर, और स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 11,000 इंटू 1/10 है तो 10 दाह में 100, 1/100 हो जाएगा, और यह सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 0 2 0 से कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 100, यहाँ देख रहे होंगे 110 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो ऑप्शन बी आपका सही आएगा, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जब 10 मीटर इंटू 5 मीटर आकार की एक शीट को 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेमी आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एक हमारी बड़ी शीट है, एक हमारी क्या है, बड़ी शीट है। एक शीट क्या है, बड़ी है, इसका साइज क्या है, मान लीजिए 10 मीटर और इंटू 5 मीटर है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, तो इसको कह रहा है जो हमारी सीट थी उसको काटना है छोटे साइज में। यह सेंटीमीटर दे रखा है, मैंने बोला था हम हमेशा मैथ में ध्यान देते कि जो भी यूनिट हमारी दी गई हो सब सेम होना चाहिए। अगर एक सेमी में तो दूसरा भी सेमी में, एक mm में तो दूसरा भी mm में, लेकिन यहाँ देख रहे हैं मीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है। तो पहला काम तो ये हुआ कि हम जो बड़ी वाली सीट है वह सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लें। तो आपको मालूम है 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, यही होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर।
तो ये 10 गुणे 50 था, इसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू मीटर की जगह सेमी लिखने के लिए मुझे 100 लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर इंटू छोटा वाला था 5 मीटर था तो मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे तो 100 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 100 दाम में 1000 सेंटीमीटर इंटू 500 सेंटीमीटर, ये बड़ी वाली की साइज हो जाएगी। तो अगर मैं इसे सेंटीमीटर में बदल दूँ तो यह क्या हो जाएगा 10 मीटर की जगह 1000 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। ये बड़ी सीट है और इस सीट में हमें किस साइज का बनाना है तो दिया 25 गुणे 20 सेंटीमीटर, कि इसमें हमें छोटे छोटे सीट काटना है किस साइज का, तो वह होना चाहिए 25 इंटू 20 सेंटीमीटर, 25 इंटू 20 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर इंटू 500 सेंटीमीटर की बड़ी सीट है, उसमें मुझे 25 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का छोटी छोटी कई सीट काटनी है। तो ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए इतनी बड़ी सीट में से इस साइज का अगर हम टुकड़ा काटेंगे तो कितने टुकड़े हमें मिलेंगे, कैसे पता चलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखना कि मान लीजिए अगर मैं बोल दूं आपसे मैं क्या बोल दूं कि यह आपके पास है एक सीट है, यह आपके पास क्या है एक सीट है जिसका क्षेत्रफल निकालें इस सीट का अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं तो आ गया मेरे पास क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बड़ी सीट का। और आपसे मैं बोलूं कि इसमें आप 25 सेंटीमीटर स्क्वायर की छोटी छोटी सीट काट दीजिए, क्षेत्रफल की बात मैं कर रहा हूं, 25 सेमी स्क्वायर वाली छोटी छोटी क्षेत्रफल का आप निकाल दीजिए सीट, तो कितना बनेगा। क्योंकि बड़ी वाली सीट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो छोटी वाले का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसमें कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो दो तरीका है कि भाई 100 था ये 25 का है तो एक और 25 का कटेगा 50 होगा, एक और 25 का 25 25 25 25 4 कटेगा। या दूसरा तरीका क्या है, आप सीधे भाग दे लेते हैं कि पूरी बड़ी सीट का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर बटे छोटी सीट का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर, 25 चौको 100, तब भी 4 आ जाता। वही काम हम यहाँ पे करेंगे कि जो बड़ी सीट का क्षेत्रफल है उसको निकाल ले और छोटी सीट का क्षेत्रफल निकाल ले। तो बड़ी सीट का जो क्षेत्रफल होगा उसमें छोटी वाली सीट का क्षेत्रफल के जब भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टुकड़े बन सकते हैं। तो वही काम करेंगे। तो बड़ी सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमने बदल लिया था 1000 सेमी इंटू 500 सेमी, ठीक है। तो बड़ी सीट का क्षेत्रफल बराबर इनका आपस में गुणा कर दे, क्षेत्रफल पता चल जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 1000 इंटू 500 गुणा कर लीजिए। कितने जीरो होंगे, 3 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 5 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख हो गया आपका सेमी स्क्वायर। छोटी सीट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छोटी सीट का क्षेत्रफल, छोटी वाले का देख लीजिए, तो हमें दे रखा 25 गुणे 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा था 25 सेमी इंटू 20 सेमी, गुणा कर लेंगे 25 9 0 और 25 दुना 50, 500 सेमी स्क्वायर आ गया। छोटी सीट का टुकड़ों की संख्या क्या होगी, तो मैंने बताया था आपको कि बड़ी सीट का क्षेत्रफल बटे छोटी सीट का क्षेत्रफल, भाग दे लीजिए। बड़ी सीट का है 5 लाख है हमारे पास, बटे छोटी का 500 आया था, तो यहाँ से हम कट करेंगे तो 2 जीरो से चला गया। अब 5000 बचा, जब इसको भाग देंगे तो 5 कम 5 1000 आ जाएगा। तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, 1000 होगी। ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निम्न द्वारा निकाला जा सकता है। 8 त्रिज्या का वृत्त है, लेकिन कैसा वृत्त है, अर्धवृत्त है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल यही होता है ना, वृत्त मतलब पूरा सर्कल। अब कह रहा है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा।
पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे वृत्त का तो भाई जितना है उसमें 2 का भाग दे दो, आधा का निकल जाएगा। जितना है पूरा का क्षेत्रफल उसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमें आधे वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और वही पूछा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त का चाहिए तो हम क्या करें, इसमें 2 से भाग दे दें। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल के ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के ये। अभी मैंने आपको बताया था बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके, बेलन के, बेलन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमने अभी लिखा था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहाँ ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, सब किसके रूप में है, डी के रूप में है, व्यास के रूप में है। तो ऐसा करते हैं हम त्रिज्या को व्यास में बदलते हैं, और आपको मालूम होगा इस 2 को आगे पीछे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई मैं पहले लिख लेता हूँ, 2 को उधर करता हूँ तो 2r h, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे, क्योंकि सबका आपस में गुणा है ना, जैसे 3 गुणे 4 लिखिए चाहे 4 गुणे 3 लिखिए, कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमें मालूम है व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, जानते होंगे, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसे उस रूप में लिखना चाहे तो 2r, जो व्यास है हमारा d बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या r हो जाएगा, तो 2r लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं 2r की जगह d लिख सकता हूँ, तो पाई डी एच। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए मिल जाएगा आपको पाई डी एच। तो 2 पाई आर एच या पाई डी एच दोनों एक ही बात है। तो यही है आपका बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बस इसने डी के रूप में दे दिया था हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बात एक ही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 है, किसकी लंबाई दे रखा है, घन का विकर्ण की लंबाई है, कितना है 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, घन का आयतन का जो फार्मूला होता है ए क्यूब होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन हमारा कुछ इस आकृति से ऐसे होता है, ठीक है, ये हमारा घन होता है। तो इसकी जो सभी भुजाएं होती है, यह भी ए होती है, यह भी ए होती है, और इसकी जो ऊंचाई रहती है वह भी हमारी ए ही होती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसकी क्या होती है, बराबर होती है। तो घन का इसलिए आयतन निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं तो ए क्यूब हो जाता है। और पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 6 पृष्ठ बनते हैं। देखिए ये लंबाई हो गया इसका, मान लीजिए यह चौड़ाई होगी ये, और यह ऊंचाई होगी, यह भी ये होता है। तो इसलिए जब हम पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब एक सरफेस का क्षेत्रफल, एक तरह देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक वर्ग बन रहा है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कितने पृष्ठ हैं, 1, इसके विपरीत दिशा में 1, 2, ऊपर 3, नीचे 4, साइड में 5 और साइड में 1 और 6। घन मतलब इस टाइप से हो गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पृष्ठ होते हैं। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो चूंकि 6 पृष्ठ है तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे दे रखा था घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर और पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण बराबर होता है a√3। ए क्या होता है, तो यहाँ पे ए बराबर भुजा होती है, किसकी भुजा, घन की भुजा। ए क्या, घन की भुजा है, भुजा की लंबाई है। हमें घन का विकर्ण दे रखा है 8√3, तो यहाँ लिख लेंगे 8√3 बराबर a√3, इधर गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो a बराबर 8√3 बटे √3, ये दोनों कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो a का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। a क्या थी, घन की भुजा थी, मतलब हमने निकाल लिया कि घन की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। मुझे निकालना था पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा 6a स्क्वायर। क्या होगा, 6a स्क्वायर। तो मैंने बताया था अभी वहाँ पे कहाँ से आता है 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू a का मान कितना है, तो 8 है, तो स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 64 मतलब 6 × 64। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक को 24, 2 आएगा 80, 6 के 36, 2 38, 384 क्षेत्रफल है। और किस में वैल्यू है, सेमी में है, तो सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी के, ये एक ही बात है, 384, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो बस अगर आपको फार्मूला याद है तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। सब इन फार्मूला को अलग कॉपी पे नोट करते रहिएगा। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जो भी फार्मूले क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं उन्हें अलग कॉपी पे जरूर नोट कीजिए और उनको तो जरूर याद रखें, आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का विकर्ण 2√3 सेंटीमीटर है, घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी घन का विकर्ण दे रखा है और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रखा है, और एक क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपका आंसर कितना आया है। तो देखता हूं मैं कि आप लोग क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है या सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन के बेस पे सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप नीचे कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे होमवर्क दे रखे हैं तो चेक कहाँ से करेंगे, मैं नहीं पूरा करूँगा ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेना उसमें यही फ़ायदा होता है। आप होमवर्क करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या r व ऊंचाई h है को दोनों सिरे से बंद किया गया है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक तो आप या तो सीधे फार्मूला याद कर लीजिए, आपको मैंने बताया था बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr(h), संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r+h ये होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो या तो आपको याद होगा तो आप सीधे आंसर सही कर लोगे, ये सही है। या दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए कौन सा सही है, तो आप निकाल सकते हैं। निकालना बहुत आसान है। क्या कह रहा है, एक बेलन है, ये हमारे पास बेलन है। ठीक है, कह रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या r है, बेलन होगा भाई इस टाइप से दोनों साइड, आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h, ऊंचाई इसकी h दे रखी है और त्रिज्या कितना दे रखा है, r दे रखा है। ये r है तो ये भी r रहेगा, एक ही बात है। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ मतलब समझ रहे हैं, नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये वक्र पृष्ठ, ये जो कर्व वाला होता है, गोलाई में होता है, उसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। वक्र मतलब मुड़ा हुआ, तो इसका क्षेत्रफल निकाल ले, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले सर्कल का क्षेत्रफल और नीचे वाले सर्कल का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका ऊपर नीचे दोनों जो सर्कल है उसके क्षेत्रफल को निकाल के और वक्र पृष्ठ का निकाल के तीनों को जोड़ दे तो संपूर्ण पृष्ठ पता चल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए संपूर्ण पृष्ठ तो मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सभी पृष्ठों को निकाल के आपस में जोड़ दो। ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप जानते हैं एक सर्कल बन रहा है, गोला बन रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। ऊपर वाले क्षेत्रफल पता चल गया। नीचे वाले का, तो नीचे भी वृत्त बन रहा है तो इसका भी πr² होगा, तो इसको भी इसमें जोड़ दीजिए, निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक बताया था आपको वक्र पृष्ठ वाला, ऊपर का क्षेत्रफल नीचे का क्षेत्रफल और वक्र का मिल जाए, तीनों को जोड़ दे, संपूर्ण पता चल जाएगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr(h). अभी मैंने बताया था 2πr(h). चलिए πr², 2πr² हो जाएगा, 2πr² हो गए, एक और एक मिलाकर 2 हो गए, 2πr² प्लस वक्र पृष्ठ वाला 2πr(h). दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, इसमें भी r है और इसमें भी r है, इसमें 2 r है, इसमें एक ही r है, तो इसीलिए एक ही r कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आएगा, 2πr, अंदर क्या बचेगा, 2 भी बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, एक r को हमने बाहर ले लिया तो एक r बच जाएगा, क्योंकि 2r था, r² था, प्लस इसमें देखिए 2πr, तीनों बाहर आ गए हैं तो अंदर क्या बचा, सिर्फ h बचेगा। तो यहाँ से देखिए 2πr r+h। तो इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है उस बेलन का वक्रतल क्या होगा जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है।
देखिए वही चीज़ पूछ दिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो अभी हम बात कर रहे थे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके वक्र पृष्ठ का? बेलन के, ठीक है, 2 पाई RH। हमें दे रखा है आधार की त्रिज्या 7 मीटर, त्रिज्या मतलब R का मान दिया है 7 मीटर, ठीक है। ऊंचाई दे रखा है 5 मीटर ऊंचाई, मतलब H की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5 मीटर। ये दो चीज़ हमें दे रखा है, त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर। देखिए R और H का मान दे रखा है, मजा आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। 2 इंटू मजा आएगा, ठीक है। पाई का मान 22/7, ठीक। R की वैल्यू 7 मीटर, H की वैल्यू 5 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, 7 7 से कट हो गया। यहाँ पे देखिए 22 दूना 44 कर लीजिए, या फिर यहाँ कर लीजिए 5 दूना 10 गुणे 22, कैसे भी कर लीजिए। और 22 दाम में 220, क्या होगा आपका आंसर? सॉरी, क्वेश्चन में मीटर में दिया हुआ था तो मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर, 220 मीटर स्क्वायर। आप ऑप्शन देख रहे होंगे 220 वर्ग मीटर, ठीक है, 220 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। कौन सा? ऑप्शन बी। बाकी आप जानते हैं नीचे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसा कि वेबसाइट आपको मालूम है globalit.org, वहाँ जाके अपना PDF डाउनलोड कर लीजिए। और हमारा दूसरा चैनल भी है ITI यूथ, ठीक है, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन टाइप की न्यूज़ वगैरह होती है इस चैनल पे मिलती रहती है। बाकी वीडियो जो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।